जय श्री कृष्णा। वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में हताशा की स्थिति को अनुभव किया? क्या आपको कभी जीवन में लगा कि आपका कंट्रोल आपके जीवन से किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है, किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के हाथ में जा रहा है? आपको हताशा का अनुभव तो होता है। आप डिसाइड करते हो कुछ और जाता है। सोचते हो कुछ और जाता है। यह स्थिति आपके जीवन में आपने बहुत बार महसूस की होगी। बहुत बार आपको लगा होगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं होता जा रहा हूं, कि दूसरी कोई शक्ति मुझसे ऐसे कार्य करवा रही है जो मैं करना नहीं चाहता हूं। अब गहरे में अगर इन चीजों को सोचा जाए तो ये चीजें क्या है? हम क्यों अपने जीवन से अपना कंट्रोल खो जाते हैं? ये दोस्तों होता तभी है जब हम अपनी चेतन अवस्था को छोड़कर अपने अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस के कंट्रोल में चले जाते हैं। ज्योतिष में इस भाव को बोला जाता है 12th हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 12th हाउस जब एक्टिवेट हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका कंट्रोल आपसे छूटकर किन्हीं ऐसी शक्तियों के पास चला गया जो प्रेजेंट में, वर्तमान में आपके सामने तो थी नहीं। आज उन शक्तियों के बारे में हम सोचने, समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर जीवन में इस तरह होता है तो ये सिचुएशंस क्या हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार करी हैं। कोशिश करूँगा कि साइड स्क्रीन पे या सबटाइटल्स में हम उन सभी चीज़ों को दे पाएँ। हालांकि आप सब जानते हो कि टेक्नोलॉजिकली मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, बहुत से दोस्तों को लगेगा कि मैं कुछ पढ़ के बोल रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि नीचे सबटाइटल्स वो ही आ जाएं। ज्योतिष में इसको 12th हाउस कहते हैं। यह घर है जो आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस के साथ संबंध रखता है। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? पिछले जन्मों का मेमोरी हाउस। हम साइकोलॉजी से आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है ये मैक्सिमम 8 से 10% ही एक्टिवेशन दिखाता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% या प्लस 90% हम अपने सबकॉन्शियस में ही होते हैं, मगर सबकॉन्शियस रूटीन में तो एक्टिवेट होता नहीं। सबकॉन्शियस की एक्टिविटी आती है नॉर्मली या जब हम सोने जाते हैं। सोने के बीच आप देखते हो कि आपको स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। अब ये जो ड्रीम्स हैं ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि ये आपके अवचेतन की घटना है, आपके सबकॉन्शियस की एक्सप्रेशन है। नींद के बीच में तो हम सबकॉन्शियस को समझ पाते हैं। मगर दोस्तों, आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया कि जैसे हमें लगता है ये हमारा शरीर है, ये हम हैं, हमारा जीवन के ऊपर कंट्रोल है, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब भी हमें यही लगता है ये शरीर है हमारा अपने ऊपर कंट्रोल भी लगता होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा महसूस होता हो कि ये किसी और के शरीर की, या कहीं हम कोई मूवी देख रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वहां भी हम ही प्रेजेंट होते हैं। सबकॉन्शियस किसका होता है? होता तो हमारा ही है। ये जो रहस्य, सीक्रेट कि हम क्या अपने सबकॉन्शियस को वर्तमान में भी जान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ जीवन के अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अब सबकॉन्शियस को हम कैसे समझें? सबकॉन्शियस होता है कि आपके पिछले जन्मों का टोटल मेमोरीज था, कि हमने पिछले जन्मों में जो कुछ भी हमने किया कर्मों के माध्यम से, जो कुछ भी हमने पढ़ा किताबों के माध्यम से, चाहे वो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हमारी एकेडमिक बुक्स हैं, जो कुछ भी हमने अपने दृश्य पटल के थ्रू अपने मनस पटल में जिसको हमने स्थापित कर दिया, यानी कि जिस चीज को हमने अपनी मेमोरी बना लिया, वो मेमोरी हमारे कहाँ जाएगी? वो आपके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस में
अब ये सबकॉन्शियस वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका संबंध पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी एक्वायर किया, इकट्ठा किया, वो कहाँ जाता है? वो दोस्तों कहीं जाता नहीं है। देखिए, हम कहते हैं हम चेतन हैं, चेतना की अवस्था हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के रूप में देख लेते हैं। हालांकि और इसकी नीचे के तल भी हैं, इसके ऊपर के तल भी हैं, मगर आज हम स्पिरिचुअलिटी की बातें थोड़ा कम करेंगे, सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि जब सबकॉन्शियस इस तरह एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाता है तो आपके साथ जीवन में क्या होता है। कुछ लोगों को लगेगा कि वो मटेरियल हो रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है। जब कंट्रोल जाता है तो आपको लगता है ना कि किसी और का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको महसूस हो सकती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में ये हमारा आखिरी भाव है। आखिरी भाव होने का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जीवन चक्र का आखिरी कालखंड है। देखो, हम अपने फर्स्ट हाउस से देखते हैं अपनी चेतन अवस्था। अब चेतन अवस्था का लॉस वो कौन सा है? वो हमारा 12th हाउस है। तभी नॉर्मल जब हम सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हम कह देते हैं कि भाई आपका सबकॉन्शियस का हाउस ये है, आपकी नींद का हाउस ये है। नींद के साथ हम इसमें कुछ और चीज़ें भी एडअप करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये, अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस या मेरे एक्सपीरियंस की बात करो, मैं इसको एक गेटवे मानता हूँ। ये द्वार है आपके अवचेतन में जाने का। अब अवचेतन में जाने का द्वार है, तो द्वार आपको कहीं तो लेकर जाएगा। ये ऐसा द्वार है जो बता सकता है कि आपके अवचेतन में किस तरह की मेमोरी पड़ी है। जब वो एक्टिवेट होगी तो आप उस मेमोरी के प्रभाव में तो जाओगे। अब नॉर्मली हम पढ़ा देते हैं कि यहां पर आईसीयू वाली हॉस्पिटलाइजेशन है, अकेलापन है, जेल यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं, ये नींद का हाउस भी है। इसके साथ अकेलापन, ये अकेलेपन का हाउस है। क्यों? क्योंकि ये जीवन के आखिरी कालखंड के बारे में बताता है। जीवन का आखिरी कालखंड हमेशा, आप देखिए, आप मरने के करीब जब पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल नितांत अकेले होंगे। आपके साथ बाहरी दुनिया हो सकती है, आपके परिवार के मेंबर्स भी हो सकते, मगर अंदर से हम बिल्कुल अकेले होते। तो अकेलापन जो है मृत्यु के समय का, वो भी इसी हाउस से हम देखते हैं। फिर जैसा मैंने कहा, जेल में भी अकेलापन होता है। जेल के साथ एक और बढ़िया खूबसूरत सी चीज आती है, वो आती है आश्रम। आश्रम भी दोस्तों हम यहीं से देख सकते हैं। फिर ये हमें फॉरेन लैंड में लेकर जाता है, फॉरेन लैंड में हमें एस्टेब्लिश कर देता है। यानी आप सोचिए, आप भारतीय हो, भारतीय होकर आप फॉरेन लैंड में चले गए, अब वहां पर आप रह रहे हो और वहां आप मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हो। वो मृत्यु के क्षणों का अकेला पल। फॉरेन कंट्री में आप वैसे भी अकेले हो, किसी के पास आपके लिए समय नहीं, तो आप अकेलेपन में अगर मृत्यु के आगोश में जा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ये वो 12th हाउस की वो एक्टिविटी है जो अब एक्सप्रेस कर रही है। फिर यहां पर हम स्पिरिचुअलिटी की बात भी करते हैं, और क्योंकि ये डेथ का हाउस है, यहां पर डेथ वर्ड ना यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं कि एक जीवन चक्र से मुक्ति। मोक्ष वर्ड मैं यहां यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मोक्ष वर्ड, पहली बात है, आप मेरे थॉट प्रोसेस को समझते हो कि मोक्ष ना तो होता है, ये लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप इसको अगर मुक्ति वर्ड से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता के साथ वो जो अकेलापन होता है, अकेलापन आपको दुनियादारी से डिटैच करता है। वो जो डिटैचमेंट है, यानी आप कहीं ना कहीं तटस्थ हो गए। अब ना कुछ अचीव करने को है, क्योंकि अचीव किया नहीं जा सकता। शारीरिक मतलब जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी है, ये तो बिल्कुल क्षीण हो गई। अब आप मृत्यु के आगोश में जा रहे हो, तो अब क्या है कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी सी हो जाते हो, तटस्थ। हम वर्ड यूज कर सकते हैं, तटस्थता और मुक्ति। ये वो भाव है, मगर
इस भाव में रहस्य छिपे हुए हैं, डीप चीजें छिपी हुई हैं जो लाइफ में एक्सीडेंटली कभी ना कभी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो आपको जीवन अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। अब किसी के जीवन में वो बहुत दुनियादारी में लिप्त है, बहुत बढ़िया सोशल सर्कल उसने मेंटेन किया हुआ है, बिजनेस उसका बहुत बढ़िया है, लोगों के साथ मेल जोल बहुत अच्छा है, और सडनली आप पाते हो कि वो आदमी एकदम से अकेला हो गया। रात को कुछ सपना आया, सपने में कुछ घटनाएं हुई, और आप देखिए उसका कंट्रोल सारी चीजों से छूट के, और वो अपने आप में अकेला बैठकर अब सोच रहा है। अब यहीं पर छिपे हुए एनिमीज भी आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 ये आपके एनिमी हाउसेस भी हैं। सो यहां पर रहस्य भी छिपे हुए हैं और एनिमीज भी छिपी हुई हैं। फिर यहां पर हम सपने देखते हैं। सपने हमेशा नींद में ही आते हैं। अब आप देखिए, नॉर्मली 12 घंटे हम कहते हैं हम जगते हैं, और 8 से 12 घंटे डिपेंड करता है, छोटा बच्चा है वो 12 घंटे छोड़िए उससे भी ज़्यादा सो सकता है। सो नॉर्मल हम कहते हैं कि हम 8 से 12 घंटे हम सोते हैं। तो जीवन का एक मेजर हिस्सा हमारी नींद में जाता है, यानी कि मेजर हिस्सा हम अपने उस सबकॉन्शियस, उस अवचेतन मन के पास जाते हैं जहां पर सपने पड़े हैं। और सपनों में दोस्तों आपने बहुत सी बढ़िया चीज़ें देखी होंगी। आप कोई चीज़ ऐसी देख लेते हो सपने में, आपको वो याद रहती है। आपने देखा कि आप किसी खास तरह के परिवेश में हो, एटमॉस्फेयर में हो, कोई नया सा घर है, सुंदर सा घर है, और 5-10 साल के बाद आप जब अपना नया घर बनाते हो और जब घर में एंटर करते हो तो आपको लगता है ओह, ये चीज़ तो मैंने पहले देखी हुई है। इसी तरीके से आप अपने किसी परिजन की मृत्यु को देख सकते हो, किसी जीवन के बड़े इवेंट को देख सकते हो, आपके जीवन में कोई बड़ा एक्सीडेंट आना होता है, आप उसको देख। हम इसको नॉर्मली वर्ड यूज कर देते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का हाउस भी ये है। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन आपके कॉन्शियस वर्ल्ड का सब्जेक्ट नहीं है, इंट्यूशन आपके सबकॉन्शियस वर्ल्ड का सब्जेक्ट है। सो सबकॉन्शियस में इंट्यूशन या पूर्वाभास, आपने बहुत सी चीजें पहले देखी हुई। और इसी तरह सपनों में, अब सपनों की ये जो दुनिया है, अगर हम वेदों में शिव सूक्त के मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी सपनों के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। सो दोस्तों, ये जो 12th हाउस है, इस 12th हाउस में बहुत सी ऐसी अनसुलझी चीजें जिसको हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऐसे आपके दुख जो आपने सपनों में या पिछले जीवन में आपने समझे थे, देखे थे, जाने थे, जिए थे, वो सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी के जीवन में अकेलापन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरे समाज में, पूरे घर में रहते हुए अपने कमरे में सीमित हो जाता है, किसी से उसको बात करना अच्छा नहीं लगता। सो ये जो सबकॉन्शियस के ब्लॉक्स हैं, अगर कोई इंसान जीवन में उन ब्लॉक्स को खोल ले, उनको समझ ले, उनको जान ले, तो जीवन की बहुत सी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक बात कहता हूं कि सडनली किसी के जीवन में उसको रात को 2-3 रात कह लीजिए डिफरेंट बहुत इसी तरह के डिस्टर्बिंग सपने आए। थोड़ा बहुत उसने परिवार के साथ डिस्कस करने की कोशिश करी, मगर उसको कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिला। अब वो अकेला अपने कमरे में बैठकर चीजों को सोच रहा है, क्योंकि उसका मन उद्वेलित हो गया है, डिस्टर्ब्ड है। वो उन चीजों को अपने जीवन के साथ उसका सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, अकेलेपन में बैठकर। अब बुद्धि, आप समझ सकते हो कि वहां पर विवेक आपके पास नहीं होगा, बुद्धि होगी, मगर वो बुद्धि किसी और तरीके से संचालित हो रही, क्योंकि वो ही क्वेश्चन, वो ही ब्लॉक उसको पकड़े बैठा है। अब उस वो ब्लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो ब्लॉक्स हैं, ये भी आपके 12th हाउस में जाकर हम उसको खोल सकते हैं। अब सबकॉन्शियस वर्ल्ड को खोलने के लिए आपने बहुत सा सुना होगा कि हिप्नोटिज्म किया जा सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जा सकती है, वहां पर जाकर हम अपने पिछले जन्म की चीज़ों को जान सकते हैं। मगर दोस्तों, आपके पास बहुत इजी मीडियम भी है। बहुत सी चीज़ों के आपको आंसर्स आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि ये आपके अंदर के मन का सब्जेक्ट है, ये बाहरी मन का सब्जेक्ट नहीं। बाहरी तो आपकी दुनिया होती है, मन के बाहर क्या है? मन के बाहर दुनिया है। और मन के अंदर क्या है? मन के अंदर हम कह सकते हैं वो चेतना का स्वरूप जिसे हम आत्मा का नाम देते हैं, वो है। मगर इसके बीच में ये जो अवचेतन मन की दुनिया है, दर्शकों, ये बहुत बड़ा रहस्य है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, क्यों इंसान फंसता है? दोस्तों, ब्लॉक वर्ड कहना बहुत आसान है, मगर इसको समझने के लिए जो इंसान जीवन में इस तरह डीप क्वेश्चंस के बीच में फंसा है, जो उसको इतना तंग कर देते हैं कि उसके आंसर नहीं उसे मिलते, आप समझ सकते हो कि कितनी डीप सीटेड प्रॉब्लम। आपके घर में सब कुछ है, परिवार है, अच्छा है, फैमिली है, बच्चे हैं, खुशी है, गाड़ियां हैं, जो आप बाहरी दुनियादारी का खेल सोच सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, मगर वो क्वेश्चंस आपको इतना अंदर तक आंदोलित कर गए हैं, आपको उनका आंसर नहीं मिल रहा। और सबसे बड़े ब्लॉक दोस्तों कौन से होते हैं? सबसे बड़े ब्लॉक तो मृत्यु के ही हो सकते हैं। सो मृत्यु या मृत्यु से रिलेटेड उस तरह के एक्सपीरियंसेस का जो डर है, ये डर दर्शकों, दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, जो जब भी कभी आपके 12th हाउस की एक्टिविटी आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आपके सामने आएगा। जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी साधना के रास्ते पर जाते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहीं पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये जो मृत्यु या मृत्यु से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, ये हमारे जीवन में बहुत गहरे बैठी होती हैं, इनका डर भी बहुत होता है। मगर किसी, और ये सपना आपने सबने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि आपकी मृत्यु हो गई है। कभी आसमान में आप उड़ते जा रहे हो, हल्के होते जा रहे हो, कभी आप पानी में गहरे नीचे दबते जा रहे हो, या कोई आपकी छाती के ऊपर चढ़ गया है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। ये सब मृत्यु के अनुभव हैं और कुछ नहीं है, ये सब मृत्यु के अनुभव है। आपने पिछले जन्मों में हो सकता है इसी तरह के मृत्यु के अनुभव लिए हैं। किसी को लगेगा कि वो पानी के अंदर, किसी को लगेगा कि उसको कोई हिंसक प्राणी खा गया। तो ड्रीम्स में इस तरह के मृत्यु के अनुभव आते हैं। अब ये जो आते हैं, मेमोरी के रूप में आना एक अलग बात है। जब हम उसको वर्तमान के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, हमें आंसर तो मिलता नहीं। दोस्तों, ये जो मृत्यु का सब्जेक्ट है, ये हमारे 12th हाउस का बहुत डीप सब्जेक्ट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके हम अपने पास्ट लाइफ के उन थोड़े बहुत ब्लॉक्स को जान सकते हैं कि कहां पे हम फंसे थे। अब तभी आप देखिए, हम जीवन में हम कहते हैं बार बार एक ही गलती हम करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि हमारी मेमोरी में वो चीज़ें पिछले जन्मों में हमने की हैं, और जहाँ पर हमें कंफर्ट जोन होता है, हम वही चीज़ें बार बार करते रहते हैं, क्योंकि हमें उसमें आसानी महसूस होती है। मगर जहाँ कहीं मोस्ट डिफिकल्ट ब्लॉक आ जाए, आपको समझना आए, तो ये आप समझ लीजिए कि इसका संबंध आपके पिछले जन्मों के उन अनसुलझे सवालों के साथ है। ये जीवन आपको जो प्रेजेंट लाइफ मिली है, ये उन अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए है कि अगर आप उसको समझ पाए, तो फिर आपको पता लगेगा कि अब तक आप किससे लड़ रहे थे, कौन था जो आपको इतना परेशान कर रहा था। आपको कुछ नहीं, ये आपकी इनर फाइट्स थी। अब आप नॉर्मली देखिए, इनर फाइट्स और आउटर फाइट्स। आउटर फाइट्स तो हम दुनियादारी में करते हैं, कार्मिक होती हैं। अब कार्मिक हाउस आपको मालूम है कि कौन सा होता है? कार्मिक हाउस तो आपका 10th हाउस है, शनि देवता का घर है। अब बाहरी लड़ाइयां तो हम शनि के घर में करते हैं, और आप देखिए मजे वाली बात, जो काम भी हम अपनी कार्मिक ऊर्जा के साथ कर रहे हैं, यानी कि कर्म के माध्यम से कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वो ही तो बन जाते हैं। मैं डॉक्टरी का काम कर रहा हूं तो मैं डॉक्टर बन जाता हूं, मैं ज्योतिषी का काम कर रहा हूं, मैं ज्योतिषी बन जाता हूं, कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है, वो अकाउंटेंट बन। आप देखिए, आपकी पहचान आपके कर्म से बन जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो शरीर है, इस शरीर की भी मेमोरी वैसी ही हो जाती है कि आप अपने सबकॉन्शियस में जब भी किसी से बात करोगे तो ये बोलोगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं।
तो कार्मिक हाउस, जो बाहरी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, आप देखिए उसका प्रभाव कितना होता है कि हम उसकी आइडेंटिटी ओढ़ लेते हैं। मगर ये जो इनर फाइट्स हैं, जो उससे कहीं बड़ी हैं, आउटर फाइट्स तो आप देखो, चेतन मन 10%, अब चेतन मन 90%, वो जो इनर फाइट्स हैं वो 9 गुना हैं, 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स उन इनर फाइट्स में भी आपको ये बॉडी का एहसास तो है, इस एग्जिस्टेंस का एहसास तो है, अपने होने का एहसास तो है। आप स्वप्न में आप ही होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इसको जानना समझना, नॉर्मली हम इसको सहस्रार चक्र के साथ या ऋषियों के उस स्पिरिचुअल अवस्था के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि हम करते क्या है, हम इससे भागने का प्रयास करते हैं कि भाई ये तो वो ऋषि जाने। मगर आपके जीवन में जब भी कभी ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी आएगी तो आप क्या करोगे? सो दोस्तों, ये जो है कार्मिक हाउस आपको एक पहचान दिलवाता है, मगर इनर फाइट्स आपको डिप्रेशन में ले जा सकती हैं, आपको सुइसाइडल बना सकती हैं, पूरे समाज के साथ आप एनिमी बन के घूम सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे मन में जो चल रहा है, क्योंकि आपकी वो जो इनर फाइट है उसका आंसर कहीं नहीं है, उसका आंसर आपके अंदर ही है। मगर जब आप अंदर जाओगे तभी तो, सबकॉन्शियस के अंदर जाना आसान तो है नहीं। हम बैठे हैं कॉन्शियस वर्ल्ड में और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सबकॉन्शियस वर्ल्ड की। सो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत गहरी है। सो ये एक तरीके से आप ब्लेसिंग भी कह सकते हो ये हाउस, और ये कर्स भी है। यानी अगर आप उन अनसुलझे सवालों को ना सुलझा पाए तो ये कर्स भी है। आपको जीते जागते बिना समझे मृत्यु के आगोश में ले जा सकता है, सुइसाइड आ सकती है, आपका जीवन, टोटल जीवन डिप्रेशन में जा सकता है। आप जीवन में जो कुछ भी करने आए थे, आपका सब कुछ बंद का बंद पड़ा रह सकता है। सो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के साथ, एग्जिस्टेंस को हम दूसरे तरीके से हम कहते हैं ईगो भी है। वैसे भी हमारा जो फर्स्ट हाउस है, हम क्या कहते हैं, शरीर हमें मिल गया। अब शरीर के साथ एक ईगो, ईगो क्या होती है? अहंकार, हम हैं, वो जो एग्जिस्टेंस की भावना है, एग्जिस्टेंस के साथ ही वो ईगो आ जाती है। मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सो ये ईगो हमारी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ जाती है और हम ये कह सकते हैं हमारी एग्जिस्टेंस ही हमारी ईगो है। अब ये ईगोस बहुत डीप सीटेड भी हो सकती हैं। किसी को अपने कर्म से जो रिलेटेड थोड़े बहुत जो रिजल्ट मिले हैं बाहरी दुनिया के, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान सकता है। किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान को अपनी ईगो के साथ ले लेता है। सो ईगो भी, ईगो और ईगो का छूटना। सो दोस्तों, 12th हाउस आपके उस कालखंड को दिखा रहा है जहां पर आप चाहते ना चाहते चीजों को भोगोगे। आपके पास कोई हल नहीं है उससे बचने का, उसको आपको भोगना पड़ेगा। उस अहंकार के क्षीण होने की या डिस्ट्रॉय होने को आपको भोगना होगा। आपकी ईगो है, मगर वो ईगो अब डिस्ट्रक्शन में जा रही है, डेड हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये जो ईगो डिस्ट्रॉय होना, ये भी आपको भोगना है। सो 12th हाउस बेसिकली ये उस तरह की जेल यात्रा है जिसमें आपको अपने पिछले जन्मों के अनसुलझी चीजों को भोगना है, वो चाहे जितना मर्जी कष्टप्रद क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट है, मैं थोड़ा नीचे देखकर थोड़ा पढ़ के भी बोलूंगा। सो अब हम थोड़ा देखेंगे कि अगर ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जब 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, मगर अब 12th हाउस के एक्टिवेशन में कुछ प्लैनेट्स आ सकते हैं। अब जब भी कोई एक प्लैनेट वहां पर आएगा तो कैसा एक्सप्रेशन आ सकता है, मैंने आपके लिए जो तैयार किया है अब मैं पढ़ के आपको सुना। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं सूर्य, कि सूर्य जब 12th हाउस में आएगा, एक बात को आप समझ लीजिए, सूर्य पिता है, सूर्य राजा है, मगर सूर्य की प्लेसमेंट यहां पर आपको जीवन भर तरसाएगी।
आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप तरसोगे। मेरे इन वर्ड्स को आप नोट कर लें। जब दोस्त, जितने दर्शक मतलब यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब वो अपने अपने चार्ट में देखेंगे कि जिनके भी 12th हाउस में सूर्य है, वो जीवन भर चीजों से तरसते हुए महसूस होंगे। फादर से कोई एंसेस्ट्री उनको नहीं आने वाली। चीजें होते हुए चीजों का भोग करने में भी उनको तरसना पड़ेगा। क्योंकि 12th हाउस क्या है? पतझड़, एकांत, अकेलापन। अब चीजें हों भी, पेड़ है, आपका पूरा वातावरण है, मगर आपके अंदर तो वो अकेलापन है। सो वो अकेलापन आपको तरसाएगा। आप अपने पिता के पर्सपेक्टिव, उनके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे। आपको ये रहेगा कि आपके मन की अवस्था कोई नहीं समझ पा रहा। बट एक बात है, यहां पर बीच ही में मैं आपको थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट भी बताऊंगा। सूर्य कब चमकता है? आप देखिए, सूर्य कब चमकता है? जब वो अकेला है, आसमान में कोई बादल नहीं है, सूर्य के सामने कोई और प्लेनेट, कोई छोटा मोटा ग्रह, कोई सैटेलाइट, यानी कि सूर्य के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सूर्य नितांत अकेला है, तब वो चमकेगा। अब आप इस मेरी बात को पकड़ लीजिए कि सूर्य जब तक सन 12th हाउस में है, जब तक आप पूरी दुनिया में सोचोगे कि मैं उस तरीके से चमक सकता हूं, तो नहीं चमक पाओगे। आपको अकेले अपने एकांत में उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, तरसना है, भोगना है। बट उसी थॉट प्रोसेस से आप चमक सकते हो। अगर आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर आपकी विक्ट्री भी निश्चित है और आपको लाइमलाइट मिलना भी निश्चित है। बेसिकली दोस्तों, आप समझ सकते हो कि हम जो दुनिया मिली है, हम दुनिया में आए हैं, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस तो आध्यात्मिकता ही है। बाहरी दुनिया की चीजें भोगना तो ये बहुत छोटे, मतलब 1 2 3 4 जीवन में हो सकता है, मगर अपने आप को जानना, अपने आप के अंदर जाकर अपनी उन सारी चीजों को समझना, उसमें हमें बहुत ज्यादा समय चाहिए। सो आध्यात्मिकता एक्चुअल में हम बने ही इसी के लिए हैं। सो जैसे जैसे सूर्य, क्योंकि है भी आध्यात्मिकता का जोन, वो लाइमलाइट, वो प्रकाश, वो शक्तिपुंज जो प्रकाशित है अपने आप से, वो बाहर से प्रकाशित नहीं है, किसी दूसरे की लाइट नहीं ले रहा, वो अपने अंदर से प्रकाशित है। और अपने अंदर से प्रकाशित होकर वो लाइट तभी बिखेरेगा जब वो अकेला होगा। सो सूर्य जब भी होगा तो आप इस तरह का फल महसूस करेंगे। सो अब ये आपके ऊपर है कि अब आपको समझ आए, क्योंकि हर इंसान का जीवन चक्र डिफरेंट है। किसी को अकेला रहकर बहुत बेनिफिट है, किसी को लगेगा कि दुनियादारी के बीच में रहकर भी मैं अकेला होकर लाइमलाइट ले सकता हूं। सो अब ये आपका थॉट प्रोसेस होगा। अब दूसरा प्लेनेट, उसके बाद सूर्य के बाद हम जानने का प्रयास करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों आपका होमवर्क है। आप जीवन में करने क्या आए हो, कहां तक जा सकते हो, किस दिशा, किस डायरेक्शन को पकड़ सकते हो, चंद्रमा आपका होमवर्क है। और नॉर्मली आप देखिए, हम अगर कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। सो चंद्रमा की पोजीशन सूर्य से हमेशा 12th ही होती है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश का सोर्स नहीं है। उसको सूर्य से ही लाइट लेनी है, सूर्य की लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, फिर वो लाइमलाइट दे सकता है। सो चंद्रमा का नेचुरल हाउस सूर्य का 12th हाउस है। आप, एक बात है, जब भी आप होमवर्क करोगे इस तरह, आपका सपोज करिए चंद्रमा 12th हाउस में आ गया, तो एक्सेसिव थॉट प्रोसेस, आप ज्यादा विचारशील हो जाओगे, आपको आध्यात्मिकता पसंद आनी शुरू हो जाएगी। यह बात कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आप डेथ के हाउस में, अकेलेपन के हाउस में हो। सो जब भी चंद्रमा 12th में जाएगा, सो आप देख सकते हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पसंद आएगी, सहज ज्ञान युक्त लोग आपको पसंद आएंगे। बट उसे आपको किसी को बताना होगा। यह बहुत क्रक्स की बात है, रहस्य की बात है, क्योंकि चंद्रमा जब तक अपना प्रकाश बिखेरे नहीं, वो बताए नहीं कि उसने कौन सी पर्टिकुलर लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है, तब तक दुनिया को कैसे पता लगेगा? सो
जब भी चंद्रमा 12th में आएगा अकेलापन तो होगा, मगर उसको दुनिया को बताना होगा कि भाई मैं क्या हूं, मेरे अंदर किस तरह की पर्टिकुलर एनर्जी है। क्योंकि जब तक वो उस बीज के बारे में बताएगा नहीं तो बीज को अंकुरित कैसे कर पाएगा, और जब तक बीज अंकुरित ही नहीं होगा तो फलित कैसे होगा, तो फल आ ही नहीं सकता। तो अकेलापन और अकेलेपन से जूझते हुए, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हुए आपको अपने बीज को फल फूल बनाना होगा, फलित करना होगा। आप, सीधी सी बात है, आप अपने मन को अवशोषित करना होगा, यानी कि मन की चीज़ों को प्रॉपरली फिल्टर करके दुनिया को दिखाना हो। आपकी इनर फाइट्स होंगी, मगर आपको उसको अपने प्रेजेंट के साथ, यानी प्रेजेंट में आप जो भी इंसान हैं, जल्दी से जल्दी उस अकेलेपन से बाहर आकर दुनिया को आपको बताना होगा कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा इकट्ठी हुई है। और अगर आप नहीं बता पाए तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो वो क्या होगा? वोल्केनो इफेक्ट। आप फट पड़ोगे। जब भी चंद्रमा 12th में आएगा तो इस तरह की ऊर्जा आपको आ जाएगी। सो सीधी एक बात है, इस ऊर्जा को आप मूक योद्धा की तरह सेवा में निर्देशित कर दीजिए। मूक योद्धा, आवाज नहीं, मुंह से बोल नहीं रहा, अंदर से योद्धा है, लड़ना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी संभावनाएं तो पता है, दिखाई देती हैं, समझ आती हैं। सो एक मूक योद्धा की तरह अपनी एनर्जी को सेवा भाव में डायरेक्ट कर दे। जो भी इंसान सेवा भाव में डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ये 12th हाउस है, विष्णु भगवान यहां पर एग्जॉल्ट करते हैं, तो वो आशीर्वाद तब मिल पाएगा उनको। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट मरकरी, बुध। बुध आपकी विचारशील क्षमता, आपके सोचने का पावर, कैपेबिलिटी टू थिंक। बट अब यहां पर कैपेबिलिटी टू थिंक के साथ आपके सपने भी तो पड़े हैं। अब सपने भी आपके अंदर डिफरेंट तरह के विचार डालते हैं। सो अब आप समझ लीजिए, ये एक सिंबॉलिक बात मैंने आपको बोली है कि आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस थोड़ी है। आपके वो जो अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस में वो जो मेमोरीज पड़ी हैं, वो सपने के रूप में आकर आपके बुद्धि को, आपके उस थॉट मेकिंग जो आपका सीपीयू है, इसको कंट्रोल कर लेंगे और उस तरीके से आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। हालांकि इसमें बढ़िया एक शानदार रेंज भी हो सकती है, आप बहुत आगे जा सकते हो, बट एक संघर्ष के साथ। संघर्ष तो यहां पर आएगा। और संघर्ष क्या है? ये क्योंकि मरकरी टू सम एक्सटेंट उस अवचेतन मन की मेमोरी के साथ ही सिंक हो जाता है। यहां पर कुछ डिफरेंट नहीं है। सो यहां पर आपको प्रेजेंट वर्ल्ड और अपने पास्ट वर्ल्ड, बस इसका बैलेंस बनाना आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस नया है और ये मेरा थॉट प्रोसेस पीछे से है। सो पीछे वाले थॉट प्रोसेस को मैं दोबारा रीएनालाइज करूंगा, दोबारा सोचूंगा कि कहीं ये मेरा एक्शन मेरे लिए, समाज के लिए, सबके लिए एनेमिकल तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये है मरकरी का प्रभाव। अब आते हैं नेक्स्ट, आप आ जाइए, मरकरी के बाद हम शुक्र को ले लेते हैं। अब शुक्र नेचुरल, अब आप देखिए यहां पर वीनस एक्सॉल्ट कर रहा है। सो शुक्र यहां पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग है। सो यहां पर शुक्र का कौन सा प्रभाव, आप विष्णु भगवान की वो फोटो याद कर लीजिए क्षीर सागर में। अब पूरे जीवन के संघर्षों से उबरते हुए अब वो आराम फरमा रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। अब वो आराम का क्षण है, यानी कि मृत्यु से पहले वो प्यार वाले भाव जिस किसी का भी वीनस 12th में एक्चुअल एक्टिवेट कर जाएगा। सो डेथ में या डेथ वाले क्षणों में या डेथ की प्रेपरेशन में वो इंसान बहुत प्यारे हो जाएंगे। वो बिना शर्त सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे कि भाई मेरा ये इसको दे दो, मेरा ये इसको दे दो, जिसको हम विल की बात करते हैं। वो जो प्यार होता है वो प्यार अपना इस तरीके से दिखाते हैं। मगर बहुत से लोग यहां पर आप देखोगे गुप्त तरीके से भी अपनी विल कर जाएंगे किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ उसका जीवन में बहुत प्यार भरा संबंध रहा होगा। आप देखो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा एनोनिमस तरीके से उसको दान कर जाएंगे। इसको आप कह सकते हो ये छिपे हुए रोमांस भी हो सकते हैं।
अब रोमांस सिर्फ मर्द औरत का हो ये जरूरी नहीं होता, फादर सन का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सो यहां पर प्यार तो रहेगा। अब यहां पर प्रेम, मगर प्रेम के साथ सेक्रीफाइस, क्योंकि मृत्यु का क्षण है, बलिदान, सेक्रीफाइस, जाना है तो जाने में कुछ अच्छा कर जाए। तो जब अगर वीनस एक्टिवेट करेगा तो ये आपके साथ हो सकता है। अब चल ले लेते हैं हम सैटर्न यानी शनि को। अब शनि जब 12th में आएगा तो आपको आपका सामना करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आप खुद का सामना करेंगे। क्यों? आप कौन हो? आप कहोगे जी मैं आत्मा हूं। बिल्कुल गलत। आपको मालूम ही नहीं कि आप आत्मा हो। आप वो हो जो कर्मों के माध्यम से उसके रिजल्ट के प्रतिरूप के रूप में बने हो। मैं डॉक्टर हूं तो भाई मृत्यु पर्यंत मैं डॉक्टर ही हूं। कोई टीचर है, कोई ज्योतिषी है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई अकाउंट, जो भी आप हो, आप शनि की मूर्ति ही तो हो। तो आपका सामना आपके साथ होगा कि भाई डॉक्टर बन के आपने जीवन में क्या कुछ किया। सो यहां पर खुद का सामना, आपके सामने शीशा आ जाएगा, मिरर इफेक्ट होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। बट कार्मिक अलगाव हो गया, कर्मों से आप दूर हट गए हो। अब एक्टिव कर्म नहीं है, मगर कर्म का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। जब कर्म का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है तो आप सीधी बात ये कहोगे कि ये जो आइसोलेशन, अकेलापन, ये आपके लिए एक शानदार, अगर मैं बात करूंगा, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन की गतिविधियों को, आपने कैसा जीवन जिया, आप उसको दोबारा से एनालिसिस में ले जा सकते हो। हालांकि यहां पर आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं है, बट हाँ मेमोरी जरूर बनेगी। मगर सीधी बात फिर भी मैं कहूंगा कि यहां पर शनि आपको शांति और ज्ञान, ये दो चीजें, क्योंकि मृत्यु है, मृत्यु आई उसके बाद शांति तो है, या आपने जीवन अपना इतना बढ़िया तरीके से जिया तो आप स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू वो शांति ले पाते हो। अब शांति साथ में आनंद, अगर ये स्टेज आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स हो गया आपका। अब आपके अंदर कोई कड़वाहट नहीं रही। तो शनि यहां पर आपको आपसे परिचित करवाएंगे। कोई पैसा, कोई बाहरी दुनिया की चीज आपको वो नहीं दे सकती जो शनि 12वें भाव में आपको प्रदान कर सकता है। सो मैं इसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानूंगा। अब ले लेते हैं सबसे बढ़िया प्लेसमेंट। सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है जब किसी के 12th हाउस में जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति आ जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जुपिटर को पॉजिटिव प्लैनेट मानते हैं, बट ये प्लेसमेंट क्यों मैं कह रहा हूं ये सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है, क्योंकि जुपिटर का स्वभाव है चैरिटी और 12वां भाव नेचुरल जुपिटर के लॉर्डशिप का है। सो जुपिटर स्ट्रांग होंगे, जुपिटर की जो क्वालिटीज हैं यहां पर आपको बढ़ती हुई मिलेगी। जुपिटर की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान के साथ दान देना, चैरिटी। सो ज्ञान और चैरिटी, इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग लोगों को उनके जीवन स्तर को एलिवेट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ये वैसे गुरु होते हैं जो समाज को ऊपर उठाने का काम करते हैं। सो ये अपने लिए तो है ही है, बहुत से लोगों के लिए भी एक डिवाइन सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड कर जाते हैं। बहुत से लोगों को जो लाइफ में जूझ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, ये उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉलेस, शांति, आप मतलब जितने भी इस तरह के वर्ड्स आप सोच सकते हो वो इनको आप प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनेगी, जुपिटर को आध्यात्मिकता का मार्ग भी लेना होगा। सो आप इस चीज को अब क्या है खोल लीजिए। ये जो चीजें छुपी हुई थी 12th हाउस की, उसको खोलिए। सो 12th हाउस में अब यहां पर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों प्रेजेंट हैं। वीनस, शुक्र यहां एक्सॉल्ट कर रहे हैं और बृहस्पति का ये अपना भाव है। अपना भाव होने की वजह से स्ट्रेंथ तो आ गई, मगर ये मृत्यु का भाव है।
सो यहाँ पर आप दोनों गुरुओं की बढ़िया चीज़ें, एक के पास शांति आनंद है और दूसरे के पास ज्ञान है। सो आप इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य बना लीजिए। एनर्जी वाइज आपका 12वां घर मजबूत है या पीड़ित है, ये अब आपको ही देखना है। या मजबूत और पीड़ित है तो घबराना नहीं है, एनालाइज करो अपने 12th हाउस को कि भाई मेरे 12th हाउस में क्या पड़ा है। बस अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करो, मगर चैनलाइज तो तब होगा ना जब वो चैनल आपको पता लगेगा। हम कहते हैं कि भाई सिंधु का पानी हम रोक देंगे। भाई सिंधु का पानी तो तब रोकोगे जब उस चैनल का के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से पानी आ रहा है, अगर हम रोकेंगे तो क्या, मतलब उस चैनल के पूरे प्रोसेस को आपको जानना होगा। सो 12th हाउस में रेमेडी के रूप में आपको इस ऊर्जा के चैनल को, क्योंकि ये आपके एक जीवन चक्र के कालखंड का आखिरी बस कालखंड है। सो यहां पर जीवन आपने जैसा भी जिया है ये क्षण, अब ऋषियों की बात भी कर लेते हैं। ऋषि ये कहते हैं कि भाई इस पीरियड में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप दृष्टा बन जाओ, सब कुछ होते हुए देखो। शनि है तो शनि आपको क्या दिखा रहा है, गुरु है तो गुरु आपको क्या दिखा रहा है, जो भी आपके पास है आप एक दृष्टा की भांति इस मृत्यु की फिल्म को होते हुए, घटित होते हुए देखो, और वो जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो आपके लिए मुक्ति के रास्ते खोलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और हम देख लेते हैं कि जीवन का एक बहुत कठोर सत्य है कि भाई पिछले जन्मों में हमने जो भी कर लिया वो तो कर लिया, अच्छा किया बुरा किया, अब हम उसका कुछ कर तो सकते नहीं, अब हमें भोगना तो है। सो ये जो कठोर सत्य है, जितना हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सो एक्सेप्टेंस के साथ इसको, परमात्मा क्या है, परमात्मा को आप समझिए यज्ञ हवन, परमात्मा को आप हवन समझिए। अब हवन में हम क्या करते हैं, किसी चीज की आहुति डालते हैं। सो हमारे जीवन में कर्मों के माध्यम से, चाहे वो पिछले जन्मों से आया या इस जीवन में जो भी हमने अपने कर्मों के माध्यम से इकट्ठा किया, उस विवाद में मत पड़ना कि अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया कि प्रभु उसको हम आपको आपके यज्ञ कुंड में आहूत कर रहे हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं। और जैसे ही आप देखिए अग्नि का एक सिस्टम है, आपके शरीर को भी अग्नि ही जलाएगी बाद में, मृत्यु के बाद, मगर अगर आपने अपने कर्म फल को इस तरह आहूत कर दिया तो आपके लिए जीवन के नए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि मुक्ति यहीं से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पुरानी स्टोरीज को समझ लें। अब ये रेमेडीज की बातें हैं, जो दर्शक इस चीज को पकड़ पाएंगे। अब आप देखिए भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। सो वैसे तो मृत्यु आएगी नहीं, अब मृत्यु के साथ अब भाई उनको मालूम है कि अगर ये मृत्यु भगवान कृष्ण के सानिध्य में आ जाए या उनके दिशा निर्देश में आ जाए तो मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। रावण को भी इसी तरह के वरदान प्राप्त है, और रावण जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें करेगा जिससे उसको वो राम का सानिध्य प्राप्त हो जाए। राम के हाथों मरना, सीता को उठाएगा, गलत काम करेगा, ताकि अंत क्षण जब मृत्यु पास आ रही है तो उस एनवायरनमेंट में, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी में, एक दर्शक की भांति बाकी अपने कर्मों के फल को समर्पण आहूत कर दें, उस यज्ञ में उसकी आहुति डाल दें जो भगवान कृष्ण या भगवान राम के माध्यम से घटित हो रहा है। सो दोस्तों, 12th हाउस बहुत प्यारा हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत रहस्य भरा हाउस है, एनिमी हाउस है, बहुत सी हम कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर पड़ी, बट अल्टीमेट हाउस है। अल्टीमेट हाउस के लिए, इसको खोलने के लिए अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, हिप्नोटिज्म एक बहुत बढ़िया टूल हो सकता है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर बहुत सी किताबें, बहुत से मनीषियों की मतलब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि जिसमें
वो क्लियरली ये बात बोलते हैं कि ये एक रास्ता हो सकता है, एक टूल के तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस इसी तरह के वैदिक ज्ञान का चैनल है जो ज्योतिष के माध्यम से वैदिक ज्ञान आप तक पहुंचाता है। निवेदन है कि आपकी प्यार भरी लाइक भी इसे चाहिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घर घर तक पहुंचाएं, ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा सब तक पहुंचे, सबको ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिले। बाकी जो दोस्त अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपने कुंडलियाँ एनालाइज करवा सकते हो। बाकी एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी कि नेक्स्ट बैच हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सब आमंत्रित भी हैं, मतलब मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ, ये प्यार भरा निमंत्रण है। और ये वैदिक ज्ञान ताकि आप मेरे माध्यम से आप तक पहुँचे और आपके माध्यम से पूरे दुनिया में फैले। इस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बाकी इसी तरह की नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।